Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hassan Munib and today we are going to talk about the chapter 1 of assessment of nutritional status. तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला है उसके अंदर कहता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बेसिकली क्या होती हैं और अ सीरीज ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मसल बोन एंड एडिपोज टिश्यू। ह्यूमन बॉडी जो है वो सिर्फ तीन पार्ट्स की बनी होती है, बोन की, मसल की और एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट। ठीक है। और यूज असेस द कंपोजिशन ऑफ बॉडी, जाहिर सी बात है, जब आप मसल को, बोन को और फैट मास को असेस कर लोगे तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि आप जो है ओवरऑल उसका बॉडी की जो है वो कंपोजिशन उसको आपको पता लग जाएगी। आगे इसके कुछ नाम लिखे हुए हैं, वेट क्या होता है, हाइट क्या होता है, ठीक है। और जो आगे उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स, ये सारी चीजें उसमें आगे लिखी हुई हैं, या पढ़ लें, इसके अंदर ऐसा नहीं है। आर द कोर कंपोनेंट ऑफ एंथ्रोपोमेट्री, यानी कि ये उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आगे इनके नाम लिखे हुए हैं। दीज मेजरमेंट आर एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ओबेसिटी, अ कंडीशन स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बेसिकली क्या होता है कि ये जितने भी हमारे ऊपर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स है ना, जब भी आप इनको मेजर करते हो तो आप इनको असेस कर सकते हो कि ओबेसिटी है या नहीं है। इफ सम पर्सन इज ओबीस और नॉट, ठीक है, अगर वो है तो वो डेफिनेटली उससे फिर आप प्रिडिक्ट करते हो कि ये बंदा जो है वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है, जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सीवीडी का मतलब है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं ऐसे सारे इशू जिनके अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाती। जैसे कार्ब्स की मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगी तो डायबिटीज, ठीक है। तो इस तरह जैसे डायबिटीज है, सीवीडी है, उसके अलावा और भी हैं सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जो हैं वो उनकी आप असेसमेंट कर सकते हो थ्रू एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के क्या इन डिजीज, ये डिजीज प्रेजेंट हैं या इनका कोई रिस्क है। ये ओबेसिटी से रिलेटेड होती है ना। तो ओबेसिटी जब आप मेजर करते हो थ्रू एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट तो आप ये असेस, एक प्रिडिक्शन दे सकते हो कि ये बंदा अगर ओबीस है तो इसको ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। आगे इसका लिखा हुआ है कि ये 19वीं सदी के अंदर जो है इसको डेवलप किया गया था टू स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन, ताकि देखा जा सके कि आज की जो पॉपुलेशन है वो और आज से जो हजारों साल पहले वाली जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी उनमें क्या फर्क है। अब अगर उनकी हाइट का फर्क है तो डेफिनेटली हाइट कहाँ से चेक की जा सकती थी, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट से। तो उनको कंपेयर करने के लिए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किस तरह आज का जो इंसान है वो अपने आबाओ व अजदाद से बड़ा होके जो है ना वो डिफरेंट, मतलब आज के दौर का जो है इंसान है वो कैसे अपने आबाओ अजदाद से डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर इसकी आगे उसने लिखा हुआ है कि ये एसोसिएट कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड रेशियल एट्रीब्यूट विद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कहते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के जरिए ही आप जो दो तरह की बेसिकली एट्रीब्यूट्स होती हैं, एक फिजिकल होती है और दूसरी कौन सी होती है, जो आपने उसमें तीन चार चीजें उसमें दी हुई हैं, कल्चरल हैं, साइकोलॉजिकल हैं एंड रेशियल हैं। अब कल्चरल, साइकोलॉजिकल, रेशियल कैसे लिंक की जा सकती हैं, बिकॉज देखें जब आप चेक करेंगे कि आपने हाइट चेक की, अब हाइट जब आपने चेक की तो यू विल असेस के ओके हाइट यहाँ के लोगों की ज्यादा है, तो आप फिर उनका कल्चर स्टडी करोगे, उनकी डाइट स्टडी करोगे, एंड देन यू विल से कि इनकी डाइट में ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल डाइट जो है वो ज्यादा है। एंथ्रोपोमेट्री फॉर न्यूट्रिशन असेसमेंट कैरीज सर्टेन एडवांटेजेस। जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, तो उसमें आपने ये लिखना था, सिंपल है, क्विक है, सेफ है, इनएक्सपेंसिव है, इजी टू ट्रेन है, जिसमें चलाना है उसको कोई इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस, व्हाई यू कैन नॉट यूज दिस और प्रेफर दिस। उसके अंदर डज नॉट एस्टिमेट एक्सेसिव इनटेक और पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। एंथ्रोपोमेट्री के अंदर आपकी हाइट आ रही है, वेट आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल जर्नल जो है ना वो साइंस आ रहे हैं। तो इसके अंदर अब इन जर्नल साइंस के जरिए आप क्या असेस कर सकते हो, यू कैन जस्ट असेस कि बंदे की ओवरऑल हेल्थ क्या है। आप ये नहीं बता सकते कि इसको ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या वो कोई इस तरह का कोई एक्सेस चाह रहा है, ठीक है। नोट सेंसिटिव रिसेंट चेंजेस डाइटरी प्रैक्टिस और न्यूट्रिशनल कंडीशन। अब हाइट जो है, वेट जो है, ये ऐसे नहीं है कि आज और है कल और है और मिनटों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रिसेंटली आपको कोई डिजीज हुई है, एक क्लाइंट को डिजीज हो गई है, हफ्ता दो हुए हैं, ठीक है, तो उसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो है असेस नहीं कर पाती यूजुअली, क्योंकि ये उसको सेंसिटिव नहीं है अभी। अगर किसी का हाइट करनी है तो हाइट को बढ़ते सालों लग जाते हैं। तो अगर किसी को 2 महीने पहले कोई इशू आया और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही तो वो आपको एंथो से नहीं पता लगेगा, ठीक है, कि इसकी हाइट रुक चुकी है, क्योंकि वो तो साल बाद पता लगना है, ठीक है। मस्ट ऑलवेज बी इंटरप्रेटेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रेफरेंस पॉपुलेशन एंड और नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल हिस्ट्री। और कहता है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कभी भी आप सिंपली ऐसे नहीं बता सकते कि ये ठीक है या नहीं ठीक। आपको प्रॉपर इसके स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं कि अगर एंथ्रोपो की वैल्यू इतनी आएगी
तो ये ठीक है, अगर नहीं आएगी तो ये ठीक नहीं है। और स्पेसिफिक पॉपुलेशन वाइज भी कई बार होना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, ओवरऑल जो दूसरी अमेरिकन पॉपुलेशन है वो क्योंकि फिट होती है, तो उनके अंदर जो इसका क्राइटेरिया है बेसिकली वो उन्होंने दिया हुआ है। जो जनरल एक क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 24.9 BMI होता है, लेकिन जो एशियन पॉपुलेशन है उनको एक पहले वाला कट पॉइंट दिया हुआ है 22 पॉइंट समथिंग, जो है ना उनका कट पॉइंट है कि अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो कोशिश करें वापस आ जाएं। क्योंकि हमारे जो डाइटरी पैटर्न है वो ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हम फैट बुरा वाला इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हार्ट रेट जो है वो उसके इश्यूज जो है ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा कट पॉइंट जो है वो पीछे है, लोअर साइड पे है। आगे हमारे पास आ जाता है एरर्स, रैंडम एरर, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के। रैंडम और सिस्टमेटिक दो तरह के एरर्स होते हैं। रैंडम एरर क्या होता है कि जो रैंडमली मतलब इस तरफ एरर लिखे हुए हैं, उस तरफ रिस्पॉन्स लिखा हुआ है कि आपने करना क्या है। इनकंसिस्टेंट मेजरमेंट टेक्निक, कि आप कभी किसी तकनीक से मेजर कर रहे हैं, कभी कोई और तरीके से मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपने ये एरर है, ठीक है, जिसको रैंडम कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो है वो क्या इसकी जो रिस्पॉन्स आएगा, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, कि आपने उस बंदे की जो है वो पर्सनल लिखा हुआ है, पर्सन नहीं। पर्सनल का मतलब होता है कोई भी वर्कर, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग करनी है। इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन, हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट। अब कई बार इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई इशू आ गया, ठीक है, वो वैल्यू हर बार ही गलत दे रहा है, रैंडम दे रहा है। कभी कोई और वैल्यू, फिर कोई नेक्स्ट टाइम किया कोई और वैल्यू है, उसकी अगली बार किया फिर कोई और वैल्यू आ गई, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन। मतलब इसके अंदर एरर आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपने अच्छी क्वालिटी वाले इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने हैं। सब्जेक्ट पोजीशनिंग, अब कई बार क्या होता है कि आप जो वर्कर है वो भी ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट सही नहीं खड़ा। जैसे हाइट कर रहे थे आप, तो उसके घुटने जो वो बाहर निकले हुए थे, वो दीवार के साथ नहीं लगा हुआ था, ठीक है, तो इस केस में वो जो है जो हाइट है वो सही नहीं आएगी, तो उसको भी आप रैंडम कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपने एक बार किया कोई और आंसर आएगा, दोबारा करेंगे तो रैंडमली कोई और आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाइट जो है वो अब एक ही टाइम पे तो इस तरह नहीं है ना कि बस उसने टांगे अगर बाहर को निकाली हुई थी तो उसी पे रहेगा, आगे हो सकता है अगली बार सीधी कर ले, ठीक है, या और नीचे चला जाए, तो उसकी वजह से इशू आ जाते हैं। वेरिएशन इन ब्लैडर, स्टमक, बाउल कंटेंट, डेफिनेट है कि आप अगर किसी का वेट कर रहे हो, तो अगर कोई खाना खा के आया है तो आप 1.5 2 किलो तो खा जाते हो खाना, ठीक है, एक टाइम में एक 1.5 किलो तो खा सकते हो खाना, ठीक है। तो अगर किसी ने पेट भरा हुआ है तो उसका मतलब है उसका 1 1.5 किलो जो है वो एक्सेस है। इसी तरह अगर आपने जो एक पर्सन है उसके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है और फीकल मैस उसके अंदर है, उसने अभी डेफेकेट नहीं किया, तो उसका वजन भी है, ठीक है। अगर वो डेफेकेट और यूरिनेट करके आएगा और फिर वजन करेगा, तो वो कम से कम भी जो है ना वो 500 ग्राम या 1 लीटर 1 kg जो वेट है उसका वो कम आएगा, ठीक है। तो टेक मेजरमेंट विजुअल आफ्टर फास्ट और वाइडिंग, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने एक फास्ट यानी कि जो है वो बगैर खाए जो है उसका वेट वगैरह या उसकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेनी है, ताकि एरर ना आ पाए, ठीक है। और लास्ट में जो है वो आ जाता है पेरेंडियल वेरिएशन, खाना खाने से भी डेफिनेटली चीज़ें जो है वो एरर आ सकते हैं, ठीक है। आगे जो है सिस्टमेटिक एरर हैं, इनके अंदर इम्प्रॉपर मेजरमेंट टेक्निक, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल, जाहिर सी बात है जो मेजरमेंट टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं है, सिस्टमेटिक एरर भी आ सकता है इससे। इक्विपमेंट बाई एज, इक्विपमेंट जो है वो बाई एज से अब इक्विपमेंट ऊपर वाला क्या था, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है कि वो कितनी अच्छी तरह से एक परफेक्ट आंसर दे सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाई एज है। अब उधर क्या है कि एक जो ऊपर वाले एरर थे रैंडम एरर, उसमें हो सकता है एक बार वैल्यू आई 10, अगली बार आ गई 13, उसके बाद अगली बार आ गई 11, रैंडम आ रही है, ठीक है। लेकिन सिस्टमेटिक एरर के अंदर क्या होता है कि एक बार अगर 10 आई है तो अगली कोई और कर रहा है तो 12 आ गई है, ठीक है, किसी और ने किया तो फिर 14 आ गई। एक कंसिस्टेंट उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंस है, ठीक है, एक कंसिस्टेंट जो है वो बाइस जो है ना वो चीज़ें आ रही, तो उसको आप कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद आता है डाईयूरेनल वेरिएशन। डाईयूरेनल वेरिएशन के अंदर मेजरमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट शुड बी कैरिड आउट एट द सेम टाइम ऑफ द डे। डाईयूरेनल का मतलब होता है कि एक दिन, दिन के दो पार्ट्स करेंगे, दिन और रात, तो उसमें भी इंसान के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, किस टाइम खाना खा लिया है या वट एवर द थिंग इज, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप पर्सन टू पर्सन, ये नहीं है कि किसी का सुबह वजन किया है और किसी का शाम की है, उससे भी फर्क आएगा। आपने सबका एट अ टाइम एक ही मोमेंट पे जो है वो करना है, वेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे उसने लिखी हुई है चिल्ड्रन के अंदर, ये पहले लिस्ट की हुई है, इनको हम स्किप करते हैं। हेड सर्कमफेरेंस पे आ जाते हैं। हेड सर्कमफेरेंस बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सर है उसकी मेजरमेंट होती है, आपकी नहीं, बेसिकली बच्चों की ज़्यादातर की जाती है, ताकि उनकी ब्रेन ग्रोथ को चेक किया जा सके, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ टेकन अराउंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द चाइल्ड हेड, यानी कि एक बच्चे का जो लार्जेस्ट पार्ट से मुराद है कि जो पीछे से ना, कभी अपने पीछे हाथ लगाओगे तो एक पॉइंट आता है जो कि बिल्कुल एंड है आपका पीछे, ठीक है, उससे सबसे बाहर का निकला हुआ पार्ट है,
वो उस पॉइंट पे आपकी इंची टेप उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। और अगली वाली साइड से, माथे वाली साइड से जो है, आईब्रोज के ऊपर से, कानों के ऊपर से होते हुए पीछे जो है वो हाईएस्ट, जो पीछे को सबसे पीछे को पार्ट निकला हुआ है, वहां से आपने लेनी है, उसको कहते हैं हेड सरकमफेरेंस। इसका प्रोसीजर क्या है कि पहले आपने नॉन स्ट्रेचेबल येट फ्लेक्सिबल, नॉन स्ट्रेचेबल का मतलब है ऐसी तार, ऐसी टेप नहीं होनी चाहिए, इंची टेप, कि जो खींचे तो लंबी हो जाए, ठीक है, जिस तरह ये होता है, इलास्टिक होता है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। प्योर वो नॉन स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, लेकिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि जिस तरह आपकी ये जो कपड़े वाले, दर्जी वगैरह वाली जो टेप होती है 5 फीट वाली, ठीक है, वो आसान अल्फाज में, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब मोड़ी जा सकती है जिस तरह मोड़नी है, लेकिन वो खींच के लंबी नहीं की जा सकती। वो आपने एक टेप लेनी है जिसके अंदर कम से कम सेंटीमीटर वाली, इंक्रीमेंट का मतलब होता है लाइनें लगाना, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर वाली आपने कम से कम लाइन लेनी है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द इन्फेंट, क्योंकि इसके अंदर बड़ी वैल्यूज नहीं आती, छोटी वैल्यूज आती है, आपको सेंटीमीटर में वैल्यू लेनी पड़ सकती है। इससे भी कम जा सकते हैं, मिलीमीटर वाली भी ले सकते हो। लेकिन मेजरली ये है कि सेंटीमीटर वाली लो, मिनिमम ऑफ सेंटीमीटर, कम से कम सेंटीमीटर वाली हो, ताकि जो प्रॉपर असेसमेंट आ सके। मेजरमेंट ऑफ इन्फेंट हेड सर्कमफेरेंस इज टेकन व्हाइल ही और शी इज इन द लैब ऑफ द केयर गिवर पेरेंट, व्हाइल मेजरमेंट इज ओल्डर। ये अब जनरल चीजें हैं, अब इसमें क्या मैं बताऊं। आपने बच्चा जो है वो उसके मदर के केयर गिवर के हाथ में होगा, आप उसका जो है वो हेड सर्कमफेरेंस ले लेंगे, ठीक है। और सर के ऊपर अगर कोई पिन्ने लगी हुई हैं, कोई हेयर बैंड लगा है, उसको आपने उतार देना है सबसे पहले। यानी कि पहले आपने क्या किया है, वो एक टेप ली है, बच्चा जो है मदर के पास है, आपने उसके बाद क्या किया है कि उसके सर पे अगर कोई हेयर कैप लगा है, कोई इस तरह की चीज जो कि हिंडर कर सकती है मेजरमेंट को, उसको आपने उतार दिया है। अब फ्रैंकफर्ट प्लेन का मतलब होता है कि ऐसे स्ट्रेट जो है वो आपके सामने, हेड इन फ्रैंकफर्ट प्लेन, जिस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो उस प्लेन में आपका होना चाहिए सर। और वो क्या करेगा, आपने रैप करनी है, उसके बच्चे का सर फ्रैंकफर्ट प्लेन में होगा, ठीक है। और मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से झुका हुआ है या किस एक तरफ को बेंट हुआ हुआ है, सही है। और उसके बाद जो है वो आपने उसके लार्जेस्ट पार्ट, वो ये मैंने बताया, कानों के ऊपर से, पहले आपके आईब्रोज के ऊपर से होते हुए कानों के अंदर, ऊपर से होते पीछे जो है सबसे बाहर जो पार्ट निकला हुआ है पीछे की साइड से, वो वहां तक आपने उस टेप को लपेट देना है। टेप जो है वो कहता है कि बहुत ज्यादा प्रेस ना की हो, ठीक है। तो ज्यादा जब आप टेप को दबा देते हैं ना, तो उससे क्या होगा, वो दबा देगा स्किन को, जिसकी वजह से आपको, अब क्योंकि हम आंसर सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो 2-4 सेंटीमीटर का लाजमी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह टेप को प्रेस करके रखना है कि जो एक माइनर, मतलब ये है कि हल्का सा एक दबाव रहे, लेकिन ये नहीं है कि मुकम्मल ही उसको जो है ना वो वैल्यू ही चेंज कर दे, या इतना डीप दबाव के वैल्यू ज्यादा आ जाए। ये भी हो गया हमारा। इसके अंदर जो है वो कहता है कि इन शॉर्ट टाइप जो वो है वो इनफ टाइट इनफ है, ठीक है। टाइट इनफ का मतलब होता है कि वो प्रॉपरली उसको साथ लगी हुई है उसके स्किन के साथ, लेकिन दबा नहीं रही उसको, ऐसे आपको नजर नहीं आना चाहिए कि स्किन दब गई है, ठीक है। टेक द मेजरमेंट थ्राइस, 3 बार मेजरमेंट लेनी है। रीड टू नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर आपका आंसर आता है 40.596 सेंटीमीटर, 40.596 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 का मतलब है कि आपने बस एक डेसिमल तक जाना है, 40.1, दैट्स इट, ठीक है, या 40.2, दैट्स इट। इतना आंसर आपका होना चाहिए। इससे आगे जो है वो आपने मेजरमेंट्स जो है वो, इससे मिनिमम मेजरमेंट आपने नहीं लेनी, सही है। तो ये 0.1 सेंटीमीटर का, नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर का यही मतलब होता है कि अगर आपका 40.01 आ गया आंसर, तो 40.0 आपका कंसीडर होगा, 40.01 नहीं, ठीक है। आपने एक डेसिमल तक रहना है। आगे ये हमारा टेबल है, ये लिखा हुआ है उसने। अच्छा, बेसिकली क्या कहता है कि बर्थ से लेके 2 माह तक, बर्थ से लेके 2 माह तक जो है वो 0.50 सेंटीमीटर पर वीक वेट बढ़ता है। उसके बाद आगे इसने लिखे हुए बर्थ से लेके 3 माह तक, बिटवीन बर्थ एंड 2 मंथ जो है वो रेट उसने बताया हुआ है। और टोटल इंक्रीज कितना हो जाता है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। 0.50 सेंटीमीटर पर वीक बढ़ रहा है पहले 2 माह तक। और ओवरऑल अगर आप पहले 3 माह का देखोगे तो उसके अंदर 5 सेंटीमीटर टोटल इंक्रीज होता है। बिटवीन 6 एंड 9 मंथ 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आगे आगे आगे, उसने एज लिखी हुई है। इस टेबल, ये टेबल क्लियर है, इसके अंदर कोई कंसर्न तो नहीं है?
नहीं भाई। करते हैं अगला। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास है वेट। वेट के अंदर क्या है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन असेसिंग चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेट जो है वो सबसे पहला पैरामीटर होता है किसी भी आप ग्रोथ या। बच्चों आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, मुझे माफ़ कर दें। जी। जी आ रही। अच्छा, वेट जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखें, सबसे पहले अगर आप कोई भी न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो डाउन होता है ना अगर, तो उसमें सबसे पहले इशू कहाँ पे आता है? वेट के अंदर आता है। वेट कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वेट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये आपको बताता है कि क्या स्टेटस चल रहा है। आपको इंस्टेंटली जो है ना वो चीज़ों का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। इसमें दो कैटेगरीज हैं, वेट फॉर एज एंड वेट फॉर लेंथ, ठीक है। वेस्टिंग की जो है ना वो एक अलामत होते हैं। वेस्टिंग क्या होता है? मसल मास का लॉस हो जाना, ठीक है। अगर किसी बच्चे का एज के हिसाब से या उसके हाइट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड्स हमें मिले हुए हैं कि अगर इसका इतना वेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये अंडर वेट है और ये वेस्टिंग की तरफ जा रहा है। वेट ऑफ एन इन्फेंट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय यूजिंग डिफरेंट इक्विपमेंट सच एज electronic scale, triple beam balance, and having non-detachable weight with an accuracy of 0.01 kg for children aged below than 2 years and 0.1 kg for children aged above 2 years। वो कहते हैं डिफरेंट स्केल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी है, एक ट्रिपल बीम स्केल होता है। डिफरेंट उसमें स्केल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। उनमें अगर आप 2 साल से कम, नॉन डिटैचेबल वेट्स का मतलब होता है कि उसके अंदर ना वेट लगे होते हैं, नॉन डिटैचेबल होते हैं। आप बस एक जगह से उठा स्वाइप करके दूसरी जगह ले जाते हो और वो कंसीडर हो जाता है। जैसे अगर आपने मतलब एक तरफ बेबी को रख दिया ना और वो स्केल के ऊपर आप वेट्स पड़े होते हैं, ऑटोमेटिकली वेट पड़े होते हैं। 10 किलो का, 20 किलो का, दो दो किलो के, ठीक है। तो आपने 10 किलो वाला स्वाइप किया, उधर को दो वाला किया, जहाँ पे बराबर हो जाते हैं तो इसका फिर वो वेट्स आप काउंट कर लेते हो और उससे जो है ना वो अंदाजा हो जाता है कि यार इसका वेट जो है वो इतना है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट है थोड़ा सा जो कि एमसीक्यू के वाले से भी आ सकता है कि 2 साल से कम बच्चा है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 0.01 kg। मतलब कि अगर किसी 2 साल से कम वाले बच्चे का वेट आप कर रहे हैं और वो है 2.598 kg का, ठीक है, 2.598 kg का, तो 587 kg कर लो, 2.587 kg। तो अब उसके अंदर आप उसको कंसीडर कहाँ तक करोगे? 2.58 तक, 7 को कंसीडर नहीं करोगे, या 2.59 कर दोगे राउंड ऑफ करके, ठीक है। 2 पॉइंट्स आफ्टर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप जाओगे। लेकिन अगर 2 साल से अबव बचा है तो उसके अंदर सिर्फ 2.5 तक कंसीडर करोगे, उससे आगे नहीं। 5 को राउंड ऑफ करोगे तो 6 हो जाएगा, तो 2.6 तक आपकी वैल्यू लोगे। उससे आप अबव जो है वो जो अगले पॉइंट है उनको आप इग्नोर कर दोगे। कुछ पैन टाइप के पीडियाट्रिक स्केल होते हैं, ये यहाँ पे पड़ा भी हुआ है। ये वाला जो पैन टाइप है जिसके अंदर एक मतलब बड़ा सा बर्तन टाइप या एक पतीले टाइप समझ लो या प्लेट टाइप समझ लो, ट्रे जैसे होती है, उसके अंदर आप बच्चे को लिटा देते हो और उससे जो है ना आप उसका वेट कर लेते हो। एक और हैंगिंग स्केल की ऑप्शन भी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हैंगिंग स्केल शुड बी अफिक्स्ड टू अ स्टडी स्ट्रक्चर सच एज डोर फ्रेम और अ बिल्डिंग राफ्टर। इसमें कहता है कि इसको प्रॉपर एक जगह से आपने अटैच करना है। राफ्टर कहते हैं ये जो मरगा ऊपर नहीं होते गार्डर, उसके साथ आपने प्रॉपरली इसको लगा होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो आपका उसका पटाखा ना पड़ जाए, ठीक है। द वेट मेजरमेंट आर टेकन व्हाइल द चाइल्ड इज सस्पेंडेड ऑन द स्केल इन द वेइंग पैंट्स। तो इसकी बेसिकली क्या होता है, ये जो इस तरह स्केल लगा हुआ है उसके साथ जो है ये जिस तरह वो नहीं बांधते बच्चों की चारपाइयों के साथ झोला, जिसमें झूले दे रहे होते थे उसको, ठीक है। तो उसी तरह का ये होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, बच्चे को पैंट्स की होती है,
मतलब पैम्पर की तरह होता है, दोनों तरफ से इसको उसकी टांगे फंस जाएंगी उसके अंदर, बच्चा ऐसे फिट आ जाएगा उसके अंदर, उसका वेट आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आती हैं प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन या स्टेप्स टू कंसीडर व्हाइल मेजरमेंट, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि चाइल्ड के ऊपर कम से कम कपड़े होने चाहिए, ठीक है। कोई जो है वो बच्चे को हाथ ना लगाए। जैसे ही आप कभी करके देखें, वेट मशीन पे खड़े हों, सिर्फ दीवार के पास, दीवार पे सिर्फ उंगली लगाएं, 2 किलो 1 किलो वजन ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है, ठीक है, स्केल के ऊपर। ठीक है। तो अगर आपने बच्चा जो है वो कहता है कि उसके ऊपर मिनिमम क्लोथिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है वो किसी किस्म का जो है कोई कोई उसको टच ना कर रहा हो, उसके बाद आपने 10 ग्राम तक, नियरेस्ट 10 ग्राम्स का मतलब वही है 0.1 kg, ठीक है, वहां तक आपने वैल्यू लेनी है, 3 मेजरमेंट लेनी है, और उसके बाद आपने एवरेज निकाल लेनी है। अब इसके अंदर दो तरीके, इन्फेंट 0 to 2 ईयर, कैलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट, ये आगे उसने मेथड लिखे हुए हैं। मुझे सिर्फ एक गो में बता दो, मेथड्स बताने की जरूरत नहीं है ना, मेथड तो समझ आ रहे हैं सारे, ऐसा ही है। मतलब मेथड हाँ जनरल जी लिखे भाई। हुए हैं। ऐसे कर लो, बच्चे को वहां पर रख लिया, ये कर लिया वो कर लिया। बाकी ये जो चीज है ना कंफ्यूजिंग वाली, वो मैंने बता दिया, नियरेस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो 0.01 और 0.1, ठीक है, ये अब वही ऊपर 0.01 वाली बात हमने ऊपर की थी कि 2 साल से कम बच्चे हैं तो उसका आपने 0.01 तक का आपने वैल्यू लेनी है। इस तरह ये 2 से 18 साल के हैं, इसके अंदर क्या है कि वो जरा स्केल और तरह का होगा। 2 से 18 वाले के अंदर जो है वो स्टैंडिंग वेट लेते हो, खड़े करके उसको वेट ले सकते हो, ठीक है। या हैंडीकेप है तो उसके लिए उसने कहा है कि आपके पास जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ चेयर्स भी हो सकती हैं, जिसमें मतलब क्या होता है कि स्पेशल टाइप एक चेयर वेट भी होता है। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि बच्चा जो है वो नहीं स्टेबलाइज हो रहा, तो आप क्या करते हो, पहले बच्चा केयर गिवर वो बच्चे को उठा लेता है, वो वजन करता है, उसके बाद बच्चे को रख देते हैं और केयर गिवर का अलग वजन किया जाता है। केयर गिवर से मतलब मदर बेबी को होल्ड करे, वेट स्केल पे चली जाए, जो वेट आया उसको इकट्ठा लिख दें, उसके बाद बेबी को एक तरफ कर दे, मदर अपना वेट करवाए। अब टोटल जो पहले वेट हुआ था उसमें से मदर का वेट एक्सक्लूड कर दो, जो बाकी वेट बच गया दैट इज ऑफ दैट बेबी, ठीक है। तो ये उसका सीन हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? कंफ्यूजन है तो नहीं, वैसे आसान आसान से तरीके कार ही लिखे हैं इसके अंदर। या तो मुझे डायरेक्टली वो पार्ट बताओ जो कि मुश्किल है। भाई आपने कहा था कि हमने यहाँ पे वेट स्वाइप करते हैं, उन दो जिनमें हमने आपने मेथड बताया उनमें तो कोई वेट हमने देखा ही नहीं स्वाइप, मतलब ये वो वो इधर आपने बना जिसका नहीं कहा था हुआ। ना। वो देखो, वो सबसे पहले टेक्निक बताई है, लेकिन जो बाद पिक्चर है वो बाद वाली दो टेक्निक से लिखी हुई है, ठीक है। कभी उधर गए हो अपना कबाड़िए के पास, उसने रखे होते थे स्केल, उसमें वो वेट इस तरह स्वाइप कर रहा होता था। है। नहीं, नहीं गया ना। मैं बता दिखा दूंगा आपको, पिक्चर दिखा दूंगा। लेंथ स्टार्ट करें? लेंथ स्टार्ट करें? जी जी कर ले। ठीक है। लेंथ इज एन another key determinant of child nutrition status. If a child is malnourished for a longer period of time, he may exhibit, अब देखो वेट जो है वो इंस्टेंटली बता रहा है। इंस्टेंट इंडिकेटर कौन है? वेट। अगर आप malnourished हैं तो उसका इंस्टेंट इंडिकेटर है कि आपका वेट कम होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप नहीं कंसिडर करते और अंडर नॉइज स्टेट ही चल रही है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइट कम हो जानी शुरू हो जाएगी। तो लेंथ जो है आपकी शॉर्ट हाइट जो है वो बताती है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, जिसको हम स्टंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। कि बड़ी देर से जो है ना वो ग्रोथ के अंदर डिले आ रहा है, जिसकी वजह से हाइट जो है वो कम रह गई है। इन चिल्ड्रन इन लेंथ अकॉर्डिंग टू इन चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्टैंड विदाउट असिस्टेंट, लेंथ इंस्टेड ऑफ हाइट कैन बी टेकन। लेंथ इज मेजर्ड व्हाइल चाइल्ड इज लाइंग डाउन स्ट्रेट। वो कहते हैं कि एक तो लेंथ बच्चों में ली जाती है, और दूसरी जो लेंथ है वो क्या कब ली जाती है, जब जो पर्सन है वो खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा क्यों नहीं हो सकता? कोई हैंडीकैप है या कोई इशू हो गया, तो वो लेटा हुआ है, तो लेटे लेटे के आप जो है वो लेंथ ले सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, लेंथ और हाइट का फर्क है। अगर लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर आप उसको मेजर कर रहे हो तो दैट विल बी द लेंथ, और अगर वो खड़ा हो के अपनी जो पोजीशन मतलब वो खड़ा हुआ आप उसकी जो है वो मेजरमेंट कर रहे हैं उसके ओवरऑल पोस्चर की, तो दैट विल बी हाइट, ठीक है। लेंथ को अपने एक्यूरेटली मेजर करने के लिए लेंथ बोर्ड को कैलिब्रेट करना है। लेंथ बोर्ड बेसिकली क्या होता है कि एक टेबल समझ लें आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, इस तरह, इधर एक फटा लगा होता है, इधर एक फिक्स फटा होता है, ठीक है। और शिट, ये लाइन नहीं है बीच में, यहाँ पे फिक्स होता है, और दूसरी साइड पे जो वो ये वाला जो है वो मूवेबल होता है। और इधर जो है इसके फट्टे के इस तरफ जो है वो स्केल बना होता है, ठीक है। तो आप इसको खड़ा करते हो, इसको एडजस्ट करते हो, उसके बाद इधर मेजरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ उसके पाँव फिक्स होते हैं, यहाँ उसका सर लगता है, और यहाँ से आप उसको मेजर कर लेते हो। लगी समझ?
कुछ समझ आई कि यहाँ पे बेसिकली स्केल लगा होता है इस साइड पे, तो ये मूवेबल प्लेन होता है, तो इधर से पाँव लगाएगा, अगर यहाँ तक बचा आ गया तो ये आप मूव करोगे यहाँ तक आओगे, और उसके सामने जो है स्केल से आप रीडिंग ले लोगे, तो दैट इज कॉल्ड फटा मेजरमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि वो कहता है कि लेंथ बोर्ड शुड हैव अ मूवेबल फुट पीस एंड अ फिक्स हेड पीस। तो सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। फुट पीस जो है वो मूवेबल है, हेड पीस जो है वो फिक्स है। सर की तरफ से वो फिक्स हो जाएगा, और पाँव को एडजस्ट करके आप पाँव की तरफ से जो है वो ले लोगे, वो बाकी सिर्फ ये पोजीशन चेंज की है, बाकी सेम तरीकाकार वही है। एक बोर्ड फिक्स है, दूसरा मूवेबल है, स्केल लगा होगा, स्केल के हिसाब से आप उसको मेजरमेंट कर लोगे। ठीक है। फॉर दिस पर्पस इन्फेंटोमीटर इज यूज बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर एज डिस्क्राइब हियर। तो इन्फेंटोमीटर इज बेसिकली अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और स्टेडियोमीटर क्या होता है? हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टेडियोमीटर में आप खड़े होकर उसके जो है वो हाइट करते हो, जिस तरह आपने शायद न्यूट्रिशन कैंप में देखे भी होंगे। लेकिन जो इन्फेंटोमीटर है वो फॉर लाइंग डाउन है के लिए, लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। द इन्फेंटोमीटर इज प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस, नीचे से सरफेस फ्लैट होना चाहिए, मतलब फर्श जो है वो सीधा प्लेन होना चाहिए। केयर गिवर को आपने कहना है कि वो उसको क्लॉथ वगैरह उतार दे। उसके बाद लेंथ मेजरमेंट इन फ्रंट में मेक देम अनकंफर्टेबल आज द पेरेंट टू काम द बेबी इफ नीडेड। ये जनरल जनरल से पॉइंट लिखे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम चैप्टर पूरा कर सकें। वही पुरानी पुरानी चीजें कि सर के क्लिपर्स वगैरह उतार देने हैं, ताकि वो उसके अंदर कोई इशू ना काज करें। ठीक है। कोई ज्वेलरी श्वेलरी बच्चे ने पहनी होती है, कुछ सर में कोई लगाया होगा, कोई बिंदिया, वो बिंदिया नहीं सॉरी, कोई हाँ पहना हुआ है जिससे कोई हाइट के अंदर इश्यूज आ सकते हैं, वो आपने नहीं लेनी। ठीक है। कोई मोटे कपड़े उतार देने, क्योंकि मोटे कपड़े क्या करेंगे, उसकी कमर को बेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हाइट जो है वो कुछ सेंटीमीटर में भी फर्क आ गया, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू सेम नहीं रही। सही है। बच्चों के अंदर सेंसिटिव इंडिकेटर हो सकता है। डायपर्स वगैरह भी जो है वो टांगों को सीधा नहीं होने देंगे, वही मोटे कपड़े। डायपर अगर उसने पहना हुआ है तो उसकी टांगे थोड़ी सी फोल्डेड रहेंगी, ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगी, तो इसकी वजह से भी हाइट के अंदर जब वो उसकी जो लेंथ है वो कम आएगी। ठीक है। तो इस चीज को भी आपने कंसिडर करना है कि उसके ऊपर मिनिमम क्लोथिंग हो, ना हो तो भी बेस्ट है। ठीक है। टू इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड टू डू द मेजरमेंट। बेबी की जब भी आपने लेंथ करनी है तो आपको दो ही लोग चाहिए। एक वो जो उसका हेड होल्ड करेगा, उसकी तरफ उसके बाजुओं को और हेड को होल्ड करके रखेगा, और दूसरा वो होगा, क्योंकि जब भी आप बेबी को लिटाते हो तो वो अपनी टांगे क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है, तो आप अपनी टांगों के ऊपर हल्का सा प्रेस करना है, ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, फ्लैट हो जाए, नीचे वाला जो फर्श है, फर्श कह रहा हूँ, स्केल की जो बेस है उसके साथ बिल्कुल फ्लैट हो जाए, और प्रॉपर जो है ना उसकी आप लेंथ ले सकें। ठीक है। बाकी यही है वो पुराना तरीकेकार कि आप लेंथ बोर्ड को उसके पाँव के साथ लगाओगे, और जो है वो मेजरमेंट ले लोगे। ठीक है। ये आगे उसने यही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें से कुछ ना समझ आए तो क्वेश्चंस के तौर पे आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, वैसे भी। ठीक है। उसके बाद हाइट है, हाइट के अंदर क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन है, इसके अंदर ये है कि उसको शूज और सॉक्स वगैरह आपने उतरवा देनी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। उसकी जो बैक साइड है, उसके पाँव की अड़ियाँ जो है वो बैक बैक ऑफ द स्टेडियम मीटर, जो स्टेडियम मीटर के पीछे जो डंडा चल रहा है, या दीवार के साथ अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ बिल्कुल प्लेन जो है वो लगा होना चाहिए। फ्रैंकफर्ट प्लेन होता है, जिसके जिस तरह फौजी खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधा सारे उनका सामने इस तरह, ऊपर नहीं होता नीचे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, उसको फ्रैंकफर्ट प्लेन कहते हैं। उस प्लेन में हेड होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सामने देखना है। आप जब भी ये कर रहे होते हो असेसमेंट, इवन दैट लास्ट मीटिंग जब मैंने की थी एनडीएस वाली, तो मैंने बताया भी था बच्चों को कि आप आ जाना, तो वहाँ करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है। तो उसके बाद आप मेजरमेंट लेते हो और राउंडेड ऑफ कर देते हो उसको। क्लियर हो गया एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स बच्चों के लिए? उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है? अभी तक का कोई सवाल है तो पूछो। इतना आसान लिखा हुआ है इसके अंदर, तो मसला ही कोई नहीं है अभी। तो आओ जल्दी करो। ठीक है भाई, कोई मसला। मसला था कहाँ पे? कहीं नहीं भाई, समझ आ गई सारी। हाइट है, अब जैसे उनकी हाइट करवाई है वैसे ही इनकी हाइट है आगे। हाइट है, वेट है, वेस्ट सरकमफ्रेंस करवाता हूँ। हाइट वेट के अंदर कोई इशू नहीं आएगा, वेस्ट सरकमफ्रेंस हम नेक्स्ट मीटिंग में कर लेते हैं। ठीक है। बल्कि नेक्स्ट मीटिंग में 10 मिनट की ब्रेक होगी, वो मीटिंग ले जाएगा टाइम। तो उसके लिए फिर ये है कि आप लोग जो है ना मुझे ऐसे ही बता दो कि
वो जो 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 पार्ट करने वाला है ना रिमेनिंग चैप्टर में से जितना चैप्टर रहेगा उसके टॉपिक्स बताओ जल्दी ग्रुप के अंदर, तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करते टाइम ना जाया हो ताकि हमारा, ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।